हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ और आज करेंगे एक कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी वेयर द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसको समझने के लिए हमें कनाडा के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप जरूर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। लेट अस प्रोसीड टू द वीडियो नाउ। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि पहले राइटर का इंट्रोडक्शन लिखिए, थोड़ा प्रीफेस लिखिए, फिर जंप करिए अपने क्वेश्चन की तरफ। बात करेंगे इन राइटर के बारे में। रूडी हेनरी विएब, कैनेडियन ऑथर, प्रोफेसर एमिरेटस इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा एंड एट प्रेजेंट 89 years. स्टोरी बाय रूडी वेब, वेयर इज द वॉइस कमिंग फ्रॉम। इस स्टोरी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया मेरे राइटर ने कि एक फिक्शन को लिखना कितना मुश्किल होता है व्हेन यू आर राइटिंग द फिक्शन ऑन द बेसिस अपॉन सम ट्रूथ। वो ट्रूथ अलग अलग रिसोर्सेज से हमारे पास आता है और उस ट्रूथ को एक स्टोरी में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल होता है राइटर के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स के लिए भगत सिंह एक टेररिस्ट थे और इंडियंस के लिए भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर। तो इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स को कंबाइन करके कैसे एक स्टोरी लिखी जाती है और किस तरीके से एक राइटर डिलेमा में ही रहता है कि किस फैक्ट पर बिलीव किया जाए और किस पर नहीं। 1974 की स्टोरी पब्लिश्ड है। नैरेटिव एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी, कल्चरल क्लैश एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ्स। 1885 इसका बैकड्रॉप है। नॉर्थ वेस्ट रिबेलियन इन कनाडा। इस रिबेलियन के बारे में जानेंगे तभी अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे। जिस रिबेलियन की हम लोग बात करें, गैब्रियल ड्यूमेंट हिमसेल्फ वाज पार्ट ऑफ इट। रिबेलियन के बारे में भी जानेंगे। पहले स्टोरी किस तरीके से शुरू होती है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्टोरी अनफोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग विद गैब्रियल ड्यूमॉन्ट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी उसी रिबेलियन का पार्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं। गैब्रियल ड्यूमॉन्ट एड्रेसिंग एन अनसीन ऑडियंस, और नैरेटिव का पर्सपेक्टिव काफ़ी क्रूशियल है। ड्यूमॉन्ट की इनर थॉट्स, इमोशंस और रिफ्लेक्शंस हमें दिखाई देते हैं। तो पहले इस रिबेल को थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट 1885 रिबेलियन वॉज ट्रिगर्ड बाय rising concern and insecurity among the Metis. Metis are a community in Canada. Metis people in Canada are specific cultural communities who trace their descent to First Nations and European settlers, primarily the French, in the early decades of the colonization of Canada. तो हम कह सकते हैं कि Metis को colonize किया गया था। सो मेटिस के बारे में ये रिबेलियन है अबाउट देयर लैंड राइट्स एंड सर्वाइवल फॉलोइंग द इन्फ्लक्स ऑफ वाइट सेटलर्स, कॉलोनाइजर्स वी कैन से। और किस तरीके से वाइट सेटलर्स के सेटल होने के बाद एक डिक्लाइन हो गया था इन बिसिन, जो कि एक मेजर फूड सोर्स था इंडिजिनस मेटिस लोगों के लिए। तो मेटिस लोगों के फूड पर ही कब्जा कर लिया गया बाय द colonizers. Bison meat is a nutrient-dense food because of the proportion of protein, fat, mineral and fatty acids. तो मेटिस लोगों को पहले कॉलोनाइज किया गया और उनके फूड पर, उनकी फूड हैबिट्स पर भी कब्जा कर लिया गया बाय द कॉलोनाइजर्स। और ये जो पूरा रिबेल था 1885 का, दैट वाज अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स बाय मेटिस। एलमाइटी वॉइस ऐसी ही एक रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन, वन एरो विलो क्री उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, उसके पार्ट थे और फ्यूजिटिव भी थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि कॉलोनाइजर्स उनको ढूंढ रहे थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर एवेडिंग द नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस फॉर ओवर 19 months। 19 months तक वो पुलिस से बचते आए। ही स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड हिज इवेंचुअल डेथ इन 1897। 1875 to 1897, such a short span of only 22 years. अब रूबी वीएब की प्रॉब्लम सुनते हैं। जब हमें इस तरीके किसी सो कॉल्ड वॉर हीरो की स्टोरी प्रेजेंट करनी है, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं उस पर्सन के बारे में। यही हमारे राइटर ने बोला कि द प्रॉब्लम इज टू मेक अ स्टोरी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्टोरी फ्रॉम बिट्स एंड पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक जिक्सॉ पजल की तरह होती है। ऐसा लगता है कि कितने पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक साथ कंप्लीट करने हैं, कॉम्प्रीहेंड करने हैं। आज द स्टोरी 75 years old, वी हैव डजंट नो वेयर और हाउ टू बिगिन। कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें,
कौन से पीस को कहाँ पर जाकर मैच करना है, द राइटर डज नॉट नो। अब शुरुआत करते हैं वो एक नैरेटर से जो कि एक म्यूजियम में है। द नैरेटर इज लुकिंग एट द डिस्प्ले इन अ म्यूजियम वेयर अ पीस ऑफ बोन purporting to be part of Almighty Voice's skull is on display। तो हमारे म्यूजियम्स में जब हम जाते हैं तो देखते हैं ना पुराने किंग्स के कपड़े और कोई ना कोई उनका रेलिक जिसकी वजह से उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर एक रेलिक की फॉर्म में बोन्स रखी गई हैं। द बोन इज वेरी स्मॉल फ्रॉम 1/8 to 1/4 of an inch thick and precision is difficult since the glass showcase is at least 13 inches deep and therefore an eye cannot be brought as close as the minute inspection of such a small though certainly quite adequate sample of skull would normally require। तो मैंने इन लाइंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। नरेटर एक म्यूजियम में है, बोन्स देख रहे हैं, सो कॉल्ड बोला गया है कि अलमाइटी वॉइस का ही स्कल है, लेकिन 13 इंचेस का तो ग्लास विंडो ही बीच में आ रहा है, ठीक से देख भी नहीं सकते हैं कि वट एवर मेजरमेंट हैज बीन रिटन इज दैट राइट और नॉट। Again, very cleverly, Webb introduces an element of uncertainty about the reliability of the official claim। उसके बाद उसी म्यूजियम की और चीज़ों पर फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है। एक 7 पाउंडर कैनॉन डिस्प्ले की जाती है जो कि लिखा गया है कि 1885 रिबेलियन में यूज़ की गई थी एंड द सेम वाज यूज्ड इन 1897 टू किल और हीरो अलमाइटी वॉइस। और एक 44 कैलिबर की 1866 मॉडल की राइफल भी है। माना गया है कि दिस राइफल वॉज द वन विच वॉज अपेरेंटली फाउंड इन द पिट वेयर अलमाइटी वॉइस हैड टेकन शेल्टर। तो जहाँ पर अलमाइटी वॉइस ने शेल्टर लिया था वहाँ से ये गन मिली थी, लेकिन किसी भी चीज़ की कोई रिलायबिलिटी प्रूफ नहीं है। म्यूजियम में रखी गई हैं ये सब चीज़ें। अब अलमाइटी वॉइस को जानते हैं। वो एक क्री इंडियन थे। क्रीज यू कैन से अ कम्युनिटी दैट लिव्ड प्राइमरीली इन कैनेडा। जॉन बैपेटाइज बेस्ट नोन एज अलमाइटी वॉइस, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर स्टीलिंग एंड किलिंग अ स्ट्रे काउ ओन्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। पुलिस गार्ड रूम में उनको रखा जाता है इन चार्ज ऑफ कांस्टेबल आर.सी. डिक्सन। कांस्टेबल का नाम याद रखिए, एग्जाम में मेंशन करिए। बट सम हाउ दिस पर्सन क्लेवरली मैनेजेस टू एस्केप और डिक्सन को चार्ज किया जाता है फॉर नेग्लिजेंस। भागते भागते अलमाइटी वॉइस के हाथों से एक सार्जेंट का मर्डर हो जाता है। वी कैन से ही शूट्स एंड किल सार्जेंट कॉलिन कैम्पबेल और उसके बाद तो वो मच वांटेड फ्यूजिटिव बन जाते हैं। $500 का इनाम रखा जाता है उनके लिए, लेकिन सम हाउ वेरी क्लेवरली ही सक्सीड्स इन एल्यूडिंग हिज परस्यूअर्स फॉर मोर देन 18 months। ये एस्केप एंड होना था और हुआ भी ऑन अ पर्टिकुलर डे May 27, 1897 ऑन अ पॉपुलर ब्लफ नियर द मेंशनस हिल। ये आप नाम भी याद रखेंगे, प्रिंस एल्बर्ट डिस्ट्रिक्ट थी। अलमाइटी वॉइस एंड 2 फ्रेंड्स फेस एन आर्म्ड फोर्स ऑफ मोर देन 100 पुलिस ऑफिसर्स, सिविलियंस एंड प्रिंस एल्बर्ट वॉलंटियर्स। With 2 Winchester rifles between them, the 3 fugitives managed to kill 2 police officers and 1 civilian volunteer. While incredibly holding the opposition at the bay for 3 days and 2 nights, then a voice rises from the bluff. We have fought well. You have died like brave. I have worked hard and I am hungry. Give me food. तो इस तरीके की एक वॉइस आती है जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग कितनी ब्रेवली 3 दिन तक लगातार लड़ते रहे। अल्टीमेटली दे डाइड। अ क्रो फॉल्स आउट ऑफ द स्काई ऑन टू द ब्लफ और उस ब्लफ पर ऊपर से एक क्रो आकर गिरता है। काफ़ी ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया। यू कैन इमेजिन ऑल दीज थिंग्स की 3 दिन के लिए कोई फ्यूजिटिव्स लड़ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं 100 लोगों के साथ लड़ना। अल्टीमेटली दे फील हंग्री एंड दे डाई, दे फील टायर्ड। उसके थोड़ी ही देर बाद एक और आवाज आती है, ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। एक्सप्लोडिंग स्मोक एंड थंडर ऑफ गन्स, हाई एंड स्ट्रॉन्ग इन इट्स अनएंडिंग वर्डलेस क्राई। तो आप एक स्ट्रगल का सीन इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से 2 कम्युनिटीज 2 पार्टीज के बीच में एक स्ट्रगल चल रही थी, एक तरीके से डेथ चैंटिंग चल रही थी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल हैप्पीनेस। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके के पर्सन को अब कैनेडियन कंट्री बोलेगी कि ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और कॉलोनाइजर्स बोलेंगे कि ये तो एक टेररिस्ट का गैंग था जिसको हमने ख़त्म किया। तो यही कन्फ्यूजन हमारे राइटर को रही कि किस तरीके से पीसेस को कंबाइन करके स्टोरी को एक आउटलुक दिया जाए कि
स्टोरी में सारे पीसेस एक जिक्सॉ पजल की तरह ठीक से फिट हो जाएं। तो द राइटर मोस्ट प्रोबेबली इज ऑन द साइड ऑफ अलमाइटी वॉइस और उनकी डेथ को एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल हैप्पीनेस कह रहे हैं, बिकॉज दिस डेथ इज नॉट जस्ट द डेथ, इट इज द मार्टरडम, इट इज द फील कि वी कैन डाई फॉर आवर पीपल, फॉर आवर कंट्री। अब हमारे नैरेटिव की परेशानी यही है कि वो कहते हैं कि सभी रिकॉर्ड्स इस तरीके की सेम स्टोरी नहीं बताते। हमारे नैरेटर ने स्टोरी को कुछ इस तरीके से लिखा है कि स्पेक्टेटर की जगह वो हमें पार्टिसिपेंट नजर आते हैं इस स्टोरी के। लॉस्ट पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं है किसी भी कंट्री में, बीट कनाडा बीट इंडिया, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमिलेशन होता है नेटिव्स का बाय द हैंड्स ऑफ वाइट सेटलर्स, उसका हर एक का अलग अलग वर्जन होता है। लेकिन फिर भी वीएब ने बहुत ट्राई किया है हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि 1857 का रिबेलियन इंडिया में हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं और ब्रिटिशर्स उसको म्यूटिनी डिस्क्राइब करते हैं। तो हर चीज़, हर इवेंट दो लोगों के लिए, दो कम्युनिटीज़ के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन विच साइड यू आर ऑन। वीएब ने एक और ट्राई किया। ही अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ द नेटिव इंडियन पीपल ऑफ कैनेडा, जस्ट juxtaposing it with the official version and thus questioning the veracity, reliability of official version. The way our writer reconstructs the event fills us with doubt about the white man's version, और ऐसा हमेशा से होता आया है। उन्होंने तो ब्रेवरी दिखाई है अलमाइटी वॉइस की और उनके सभी साथियों की, और व्हाइट पुलिस फोर्स क्या दिखाती है कि वी whites are superiors. Vieb is able to establish these Indians as heroes using irony as a weapon. Irony किस तरीके से? White man's का जो claim है कि हम लोग तो आपकी आपको सिविलाइज करने के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए, वो बिल्कुल हॉलो है। By contradicting the official version, by juxtaposing his own finding against the official claim, Vieb is successful in introducing an element of uncertainty about the reliability of official claim. कि official claim को हम किस हद तक सही मान सकते हैं, क्योंकि वो तो white settlers हैं. They will always try to whitewash the reality that actually was. The bias of the white man is exposed when Vieb finds out that the policemen Almighty Voice shot and killed are easily located, but the graves of the Indian heroes unknown. जिन पुलिसमैन ने, वाइट सेटलर्स ने Almighty Voice और उनके दोस्तों को मारा, उनकी ग्रेव्स हमें इजीली मिल जाती, लेकिन Almighty Voice की ग्रेव क्यों नहीं मिलती? The grave which the Indians believe belongs to Almighty Voice is not accepted as such by the whites. तो white लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो एक शहीद है, वो एक मार्टियर है. So, in recreating the history of Almighty Voice, Vieb is trying to establish the history of Indians, which has been whitewashed. तो हमारी bravery को तो whitewash कर दिया गया properly by the white people. The voice that the title refers to is coming from the past. It is the collective voice actually, not the voice of only Almighty, the collective voice of the people which has been till now suppressed. Only now it is getting an opportunity to be heard and recognized. तो कितने सालों बाद जब इन लोगों के बारे में, इन सो कॉल्ड शहीद लोगों के बारे में हम लोग लिख पा रहे हैं, तब उनकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है. उससे पहले तो वाइट सेटलर्स का ही वर्जन और वाइट सेटलर्स की ही आवाज़ सब तक पहुंची है. इग्नू के लिए तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर ही सकते हैं. अदर देन इग्नू, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर एनी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट CUET, GMI, IPU, MA English, UGC NET or JPSC, JSSC, you can join us. Even for English literature, UPSC optional. You may connect at the given link. Telegram channel और WhatsApp दोनों के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं and can join और live session, जहाँ पर आपको PDFs भी प्रोवाइड की जाएंगी. एक पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का MCQ सेशंस होंगे. So you can join as per the given link. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.